नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट बायोलॉजी। यस, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो, जहां हम लोग आज के बायो क्लास में ये सीखेंगे कि ब्रेन, सेरिब्रम, दिमाग ने भी एक वॉचमैन रखा हुआ है। सो ऐसा कौन सा हिस्सा है पूरे नर्वस सिस्टम का विच इज कॉल्ड एज वॉचमैन और गेट कीपर ऑफ द सेरिब्रम। आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, उनको बहुत भूख लगती है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती है। सो इसका ब्रेन से कुछ कनेक्शन है? सर हम खाते तो मुंह से हैं, पेट से है। सो ये माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब शरीर के नौकर चाकर है, असली बॉस ब्रेन है। सो ये खाने का संबंध भी ब्रेन से जुड़ा है। कैसे हमको पता चलता होगा, बॉडी को पता चलता होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो ये निवाला आखिरी निवाला है, इसके बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे, पेट फुल हो जाएगा। सो ये सब भी ब्रेन डिटरमाइन करता है। कैसे डिटरमाइन करता है वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो ये गुस्सा क्यों आता है। अगर मैं खुश हूं, आज क्या दिन है, और अगर मैं एक्साइटेड फील करता हूं, वाह, सो एक्साइटमेंट, प्लेजर, गुस्सा, ये सब ब्रेन के कौन से हिस्से की वजह से आता है। सर आप बायोलॉजी के टीचर हो, मुझे एक मस्त सवाल आपसे पूछना है कि ये प्यार कैसे होता है। सो व्हाट इज लव हार्मोन, वो भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्वागत है बच्चों टू दिस चैनल योयो बायो। और आज के योयो बायो में हम लोग ब्रेन के एक बहुत ही स्पेशल हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डायनसेफेलॉन। चुड़ैल डायन जैसे बोलते हैं ना, वैसे ये शब्द को शुरू करो, डायनसेफेलॉन। एग्जाम में पर डायन का मतलब चुड़ैल, भूत, प्रेत, आत्मा, ये सब मत लिख के आना, बहुत मारूंगा, मजाक में तुमको बोल रहा हूं। ओके, सो असलियत में इसको तुम प्रोनाउंस करोगे डायनसेफेलॉन। अब ये डायनसेफेलॉन वाला हिस्सा हमारे ब्रेन में कहां होता है? सो उसके लिए हम लोग हमारा ब्रेन बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्रेन है, ये हमने बाहर निकाला। सर आज हमने हमारा ब्रेन क्यों बाहर निकाला, हमारे दोस्त का ब्रेन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमारे दोस्त को तो ब्रेन ही नहीं है, इसलिए तो हमसे दोस्ती किया ना। ओके राइट। सो सपोज इफ वी टेक आवर ब्रेन आउट, सो हमारे ब्रेन में एक बात ये याद रखना है, यहां ऊपर की तरफ ये है कॉर्पस कैलोसम, और यहां अप्रोक्सीमेटली यहां पर बेटा इतना हिस्सा ये है मिड ब्रेन। ओके, कॉर्पस कैलोसम, मिड ब्रेन। ये नर्वस सिस्टम के सारे लेक्चर्स देखना बहुत मजेदार है। जिस तरह से हम लोग फालतू समय बर्बाद करते हैं ये नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज ये सब देख के आदत पड़वा देते हैं, वैसे ही बायो लवर्स तुम अच्छी आदत डालो, बायोलॉजी की आदत डालो। नर्वस सिस्टम के मेरे सारे सीरीज को देखो, पूरा का पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। तुम मुझे ध्यान दो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। ओके, अब ये है कॉर्पस कैलोसम, ये है मिड ब्रेन। अब कॉर्पस कैलोसम और मिड ब्रेन के बीच में यहां पर इतने हिस्से में क्या है? डायनसेफेलॉन। सो पहली बात यहां क्लियर हो जानी चाहिए कि डायनसेफेलॉन दिमाग का कौन सा हिस्सा है। डायनसेफेलॉन मान के चलो इस कमरे की तरह है, ये जो रूम है उसकी तरह है। ओके, ये रूम को मैं छोटा कर रहा हूं, और छोटा कर रहा हूं, और छोटा कर रहा हूं, और छोटा 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 करके इसको यहां रख दिया। सो ये कॉर्पस कैलोसम के नीचे है और मिड ब्रेन के ऊपर है। सो ये आज के लेक्चर का पहला पॉइंट। ओके, बाकी गायरा और सलकाए बना के रखते हैं। सो लोकेशन ऑफ डायनसेफेलॉन में क्या सीखा हमने?
लोकेशन ऑफ डायनसेफेलॉन में ये सीखा कि इट इज प्रेजेंट बिलो कॉर्पस कैलोसम and it is present above midbrain. ओके, नेक्स्ट डायनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये डायनसेफेलॉन पूरा का पूरा इस कमरे की तरह है। इस बॉक्स को बाहर निकालता हूं और इसको थोड़ा डिटेल्ड तरीके से सिखाता हूं तुमको। ये सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। डायनसेफेलॉन को हमेशा इमेजिन करो ये हमारे इस घर के कमरे की तरह है। ओके, अब कमरे की जो दीवारें हैं, ओके, द वॉल्स ऑफ द डायनसेफेलॉन, दैट मीन्स बेटा दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, द वॉल्स ऑफ द डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज थैलेमस। तो कमरे की जो दीवारें हैं उसको थैलेमस बोलना है। नेक्स्ट, द रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन, इस कमरे का जो छत है, इस छत को बोलने का एपीथैलेमस। थैलेमस के ऊपर है ना, इसीलिए तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा एपीथैलेमस। द रूफ ऑफ द डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज एपीथैलेमस। नेक्स्ट, फिर इस कमरे का जो फ्लोर है, जो फर्श है, ओके, जो लादी है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमस, क्योंकि थैलेमस के नीचे है इसलिए हाइपो। हाइपो मींस बिलो, एपी मींस अबव। सो द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। अब जैसे कि इस कमरे में मान के चलो छत से एक झूमर लटक रहा है, उसी तरह से यहां इस रूफ से एक झूमर लटक रहा है बेटा। ओके, और फिर ये इमेजिन करो फ्लोर के बाद नीचे वाले पड़ोसी का घर शुरू हो जाएगा और उसके छत से जो झूमर लटक रहा है, यानी फ्लोर के नीचे भी जो नीचे वाला घर है उधर भी एक झूमर लटक रहा है बेटा। ओके, सो डायनसेफेलॉन इस कमरे की तरह है। द वॉल्स ऑफ द डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज थैलेमस, द रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज एपीथैलेमस एंड द फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। एपीथैलेमस से जो स्ट्रक्चर लटक रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पीनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस से जो ग्लैंड नीचे की ओर लटक रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिस स्टॉक के माध्यम से लटक रहा है, ये जो स्टॉक है इसको बोला जाता है इनफंडिब्यूलम। ओके, सो इतना बेसिक हमको डायनसेफेलॉन के स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए बेटा। इसको बहुत ही आसान तरीके से बॉक्स डायग्राम के तरीके से अवस्थी सर ने तुझे सिखाया है। टेक्स्ट बुक में ये पैराग्राफ के फॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बेटा, इसको इस तरीके से याद रखो। चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट, डायनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी है, कैविटी का हाईफाई वर्ड है सीलम। सीलम को कट शॉर्ट करके अगर हम लोग लिखें तो सील, और क्योंकि वो कैविटी डायनसेफेलॉन में है इसलिए उस कैविटी को डायोसील बोलते हैं बेटा। सो द कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज डायोसील एंड डायोसील इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ये मैंने वेंट्रिकल के लेक्चर में सिखाया था। So it is also called as the third ventricle of the brain. Now the point is this third ventricle of the brain is connected to
फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बाय फोरामेन ऑफ मोनरो. And this third ventricle is connected to the fourth ventricle by cerebral aqueduct of Sylvius, also called as Eiter. देखो ये वेंट्रिकल्स के लेक्चर में ऑलरेडी कराया था, ये पॉइंट यहाँ सिर्फ रिपीट हो रहा है बेटा. ओके फाइन. अब एक एक करके स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं. तो डायनसेफेलॉन का इतना बेसिक है. अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले डायनसेफेलॉन में उसके एपिथैलेमस से. तो पहला पार्ट एपिथैलेमस. Epithalamus is nothing but it is the roof of diencephalon. ओके नेक्स्ट, इससे जो ग्लैंड लटक रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड को पहले के टाइम पे बोला जाता था वेस्टिजियल थर्ड आई. वेस्टिजियल यानी नॉन फंक्शनल, जो किसी काम का नहीं है. जैसे कि समझो हमारा अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि हमारे पूर्वज में वो काम का था पर हमारे शरीर में वो किसी काम का नहीं है. हमारे पूर्वज बंदर थे, तो जब कच्चा खाना खाते थे तो अपेंडिक्स वो कच्चे खाने के अंदर जो सेल्यूलोज फाइबर्स है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता था. ओके सो वेस्टिजियल ऑर्गन यानी नॉन फंक्शनल. पीनियल ग्लैंड को भी वेस्टिजियल थर्ड आई माना जाता है. ओके तीसरी आंख, क्योंकि उसका पोजीशन एग्जैक्टली यहाँ होता है. और साइड व्यू में अगर देखेंगे तो यहाँ से अंदर जाओ और यहाँ से अंदर जाओ. ओके सो पीनियल ग्लैंड यहाँ सिचुएटेड है बेटा. ओके अच्छा, इसका नाम थर्ड आई. आईज क्यों नाम रखा है? क्योंकि आईज लाइट को रिसीव करता है और पीनियल ग्लैंड भी ना लाइट को रिसीव करके उसको रिस्पॉन्ड करता है और हमारे बॉडी को बताता है कि अब सोने का समय हो गया है, अब जागने का समय हो चुका है. ओके और ये सोने और जागने की जो क्रिया होती है, स्लीप वेक साइकिल, इसको पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है. ओके सो पहले के जमाने में माना जाता था कि वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट आज की तारीख में हमको पता चला है कि पीनियल ग्लैंड, उसमें से एक हार्मोन निकलता है. secretes one hormone called as melatonin, and melatonin is the hormone which is responsible for controlling sleep wake cycle. मेलाटोनिन इस बात के लिए जिम्मेदार है कि हमको कब सोना है और हमको कब जागना है. ओके लोगों में अगर मेलाटोनिन की गड़बड़ी हो जाए, अगर उनका पीनियल ग्लैंड बराबर काम नहीं करे और मेलाटोनिन का लेवल इम्बैलेंस हो जाए, सो दे कैन गेट इंसोम्निया. इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस. नींद नहीं आती है रातों में. अरे ये तो भाई प्रेम छे. ये प्रेम छे नहीं, गुजराती गाना है, ये गलत गाना है. ये इट इज नॉट प्रेम, इट इज इंसोम्निया. नींद नहीं आती है रातों में, इसको इंसोम्निया बोलते हैं. और इंसोम्निया में मेलाटोनिन हार्मोन का बहुत गड़बड़ी होता है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रात भर जागते हैं, 3 बज जाए, 4 बज जाए, 5 बज जाए, उनको नींद ही नहीं आती है, उनको जबरन दवाई लेनी पड़ती है. ओके तो इसका प्रॉपर इलाज कराना होता है अपने. अगर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट को दिखा के, और अगर कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के. ओके अच्छा, कुछ लोगों को इंसोम्निया, आजकल के बच्चों को इंसोम्निया हो रहा है क्योंकि वो मोबाइल पर लगे रहते हैं. सो उनका इलाज में कोई दवाई नहीं देने का, उनका मोबाइल छीन लेने का. व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी गेम खेलना, टाइम पास करना,
उसके वजह से भी इंसोम्निया हो रहा है आजकल के बच्चों को, और अगर तू उसमें से एक है तो याद रख, ये बुरी आदत है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका उल्टा भी होता है, बहुत सारे लोग एकदम ही ज्यादा ड्राउजी होते हैं। ड्राउजी यानी दिन रात सोते रहते हैं, हमेशा सुस्त रहते हैं, 2 मिनट इनसे बात नहीं किया कि सो जाए, उसको मानना पड़ता है राइट। सो ये दो ऑपोजिट वर्ड है, ये याद रखना बेटा। ओके, और ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? मेलाटोनिन हार्मोन। स्लीप बहुत जरूरी है। ओके, हमको पूरे 24 घंटों में से कम 8 घंटे सोना चाहिए बेटा। अच्छा, इस 8 घंटे के हिसाब से तुमको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। 24 घंटों में से 8 घंटा हमको सोना चाहिए। सो अगर तू जिंदगी में 75 इयर्स तक जिंदा रहता है, 75 साल तक की तेरी उम्र है, समझो 75 साल भी आजकल के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसको कैंसिल करना, यानी 1/3 ऑफ योर डे यू आर स्लीपिंग। तो इस हिसाब से 1/3 ऑफ योर लाइफ ऑल्सो यू मस्ट बी स्लीपिंग। अगर 24 घंटे में से 8 घंटा तुम सोते हो, तो अगर 75 साल की तुम्हारी जिंदगी है, और 75 साल की जिंदगी में अगर तुम्हारे आने वाली पुश्तैने, ओके, आने वाला जनरेशन तुमसे पूछता है तुमने जिंदगी में क्या किया, तो उनको बोलना देख 75 साल में से 25 साल तो मैं सोया है, और बाकी जो भी काम किया वो 50 साल किया। ओके, सो ये एक याद रखो। अच्छा सर, इसका मतलब 1/3 ऑफ आवर लाइफ वी आर स्लीपिंग, यस, और उतना जरूरी भी है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बट रिमेनिंग 2/3 में तुम क्या कर्म करके दिखाते हो वो मायने रखता है बेटा। नेक्स्ट, ये मेलाटोनिन हार्मोन, दिस हार्मोन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग आवर 24 आवर्स रिदम, okay, which is also called as biological rhythm, which is also called as a circadian rhythm. बायोलॉजिकल रिदम और सर्केडियन रिदम, ओके, ये कैसे? पूरे जैसे हमारे घर में पूरे दिन का एक रिदम होता है, यानी सुबह के टाइम पे हम लाइट वगैरह ये जो है बंद कर देते हैं, ओके, पंखा चालू करते हैं, टीवी चालू रखते हैं, ओके, साफ सफाई करते हैं, दोपहर के टाइम पे फिर आराम करते हैं, रात के टाइम पे लाइट चालू कर देते हैं वापस। ओके, सो कब कौन सा सिस्टम काम करना चाहिए बदलते दिन के अवसर के हिसाब से, वैसे हमारे बॉडी में होता है। सुबह के टाइम पे कितना स्टमक से एंजाइम्स निकलना चाहिए, खाना कभी आएगा तो एंजाइम्स कब छोड़ना चाहिए, हार्मोन्स कब बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर कब बढ़ना चाहिए, पल्स कब कम हो जाना चाहिए, सोते टाइम कब पल्स कम हो जाना चाहिए, ब्रीदिंग रेट कम हो जाना चाहिए। सो हमारे बॉडी के भी अलग अलग पैरामीटर है। जैसे इस घर को चलाने के लिए, ओके, लाइट है, पंखा है, साफ सफाई है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है, वैसे हमारे बॉडी में अलग अलग पैरामीटर्स है। टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ओके, तो ये सब पैरामीटर सुबह, दोपहर, शाम, रात, उसके अनुसार कब बढ़ना चाहिए, कब कम होना चाहिए। अब सुबह अगर मैं एक्टिविटीज ज्यादा कर रहा हूं, सो उस हिसाब से कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा, कौन सा पैरामीटर कम होगा। रात के टाइम में जब मैं सो रहा हूं, ओके, सो सोने के टाइम तो हमको खाने का और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इतना जरूरत नहीं है। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थोड़े स्लो डाउन हो जाना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। ओके, हमारा हार्ट का रेट, दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो सब को कंट्रोल करने का काम है मेलाटोनिन का। और इस रिदम को बोलते हैं 24 आवर्स रिदम, ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिदम, ऑल्सो कॉल्ड एज सर्केडियन रिदम। अच्छा, इसके अलावा देयर इज वन मोर केमिकल which is released from the pineal gland in small quantity, that is called as a serotonin. Not much important. Serotonin का function, it is your homework, you will find out and you will put it into the comment section. अच्छा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ये देख रहे हैं और जिनके पास मेरा नंबर भी है, यू कैन व्हाट्सएप मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन। ओके, सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी हम बहुत खुश होते हैं तब सेरोटोनिन रिलीज होता है। उसका और डिटेलिंग तुम ढूंढ के निकालो।
ये सेरोटोनिन प्लेटलेट्स में से भी रिलीज होता है और प्लेटलेट्स में ये वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। सो ये तुम्हारा एक्स्ट्रा होमवर्क है, एग्जाम में पूछेंगे नहीं बेटा। सेरोटोनिन के बारे में थोड़ी जानकारी निकालो और मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया बेटा, आगे बढ़ो। अब यही एपिथैलेमस जो है ये आगे की तरफ एक्सटेंड होता है और पाया मैटर के साथ फ्यूज होता है और वहां वो बनाता है एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। मैं ये पॉइंट लिखवाता हूं तुमको, रुको बेटा। Epithalamus extends anteriorly. Anteriorly means आगे की तरफ. Fuses with pia matter and forms anterior choroid plexus. It forms anterior choroid plexus. Anterior choroid plexus and posterior choroid plexus. ये वो जगह है जहां से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलीज होता है बेटा। ओके, अब तुम सिर्फ इतना याद रखना कि एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहां पर है। सो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस एपिथैलेमस के पास में, और एपिथैलेमस किसका हिस्सा है? एपिथैलेमस डायनसेफेलॉन का हिस्सा है। सो ये एमसीक्यू में आ सकता है। आने वाले लेक्चर में मैं तुमको सिखाऊंगा कि पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस ओके हमारे हाइंड ब्रेन में होता है बेटा। ओके, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। सो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं। पहला वाला स्ट्रक्चर था एपिथैलेमस। नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज पार्ट बी इज थैलेमस। Thalamus was nothing but it is wall of the diencephalon. Okay, walls यानी the lateral surface बेटा, lateral यानी side surface. Okay, अब ये जो दीवारें हैं, okay, ये दीवारें एक दूसरे को फाइबर्स के माध्यम से जुड़ी होती हैं और इस झुंड ऑफ फाइबर्स को कम्यूशर बोलते हैं। सो उसी तरह से थैलेमस इज कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हैबेनक्यूलर कम्यूशर। सो दे आर कनेक्टेड बाय हैबेनक्यूलर। ये सब ना अलग अलग साइंटिस्ट लोग का नाम रहता है बेटा, जिसने डिस्कवर किया रहता है। सो दे आर कनेक्टेड बाय हैबेनक्यूलर कम्यूशर। कम्यूशर का सिंपल मीनिंग इज फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट, अब थैलेमस का काम है टू एक्ट एज अ रिले सेंटर। इजी लैंग्वेज में थैलेमस इज कॉल्ड एज गेट कीपर ऑफ द सेरिब्रम। थैलेमस इज कॉल्ड एज गेट कीपर ऑफ द सेरिब्रम। अब मेन में मेन जो बॉस है वो है सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम सबका सब कामकाज संभालता है। अब सेरिब्रम में एक वॉचमैन रखा हुआ है और सेरिब्रम का वॉचमैन कौन है? उसका सिक्योरिटी गार्ड, उसका गेट कीपर कौन है? थैलेमस। अब ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां हम ये सवाल कर रहे थे कि दिमाग में भी वॉचमैन रखा हुआ है। सो दिमाग का एक हिस्सा वॉचमैन ही का काम करता है बेटा। ओके, और इस हिस्से को क्यों हम लोग रिले सेंटर बोल रहे हैं? अब इसका कॉन्सेप्ट देखो कैसा है। सो ये बात कुछ इस तरह की है, समझो ये डब्बा डायनसेफेलॉन है। ओके, इसके छत को एपिथैलेमस बोलते हैं।
इसके फ्लोर को हाइपोथैलेमस बोलते हैं और ये साइड वाला हिस्सा थैलेमस है। अच्छा, इसके ऊपर पूरा का पूरा सेरिब्रम है। इमेजिन करो ब्रेन के हिसाब से बेटा, और इसके नीचे मिड ब्रेन आएगा, फिर हाइंड ब्रेन आएगा और फिर बॉडी आएगा। तो इसके नीचे मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन है और फिर बाकी अपना पूरा बॉडी है। अब बात यह है कि पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम मेन बॉस है। सो मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और बॉडी। ओके, बॉडी से होते हुए, हाइंड ब्रेन से होते हुए, मिड ब्रेन से होते हुए बहुत सारी नसें, बहुत सारे नर्व फाइबर्स मैसेज ऊपर को ले जाते हैं सेरिब्रम के पास, और उस मैसेज के अनुसार सेरिब्रम सोच विचार के बहुत सारे नसों के माध्यम से जवाब देता है और वो नसें मैसेज ले जाती है नीचे की ओर। सो ये थैलेमस को निकाल लेते हैं बाहर। सो थैलेमस ये साइड वॉल्स है और थैलेमस के थ्रू ना बहुत सारे नर्व फाइबर्स ऊपर को जाते हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर्स नीचे को आते हैं। ओके, अब इतना सारा संदेश सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम इज द रियल बॉस, और बॉस हमेशा बहुत बिजी होता है। जैसे एक देश का प्रधानमंत्री इतने सारे एक्टिविटीज को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और बहुत ही बिजी रहता है, और उस प्रधानमंत्री तक इतना आसानी से तुम पहुंच नहीं सकते। उसी तरह से सेरिब्रम इज द मेन बॉस, इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये काफी ज्यादा बिजी होता है और इसको कॉन्स्टेंटली नर्व इंपल्सेस, मैसेजेस आ रहे होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से। अब समझो ये थैलेमस है और इसके ऊपर ये पूरा सेरिब्रम है। ये दिख रहा है बेटा तेरे को? सर इतना बड़ा सेरिब्रम? हाँ, चुप रहे, इमेजिन कर। ओके, और ये थैलेमस है। अब जो भी नसे, जो भी नर्व फाइबर्स बॉडी से आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली सेरिब्रम की तरफ बहुत सारा मैसेज लेकर जा रहा है। पर कैसा है ना, बॉस तक कोई भी मैसेज, कोई भी आलतू फालतू मैसेज, आंडू पांडू मैसेज, आंडू पांडू आलतू फालतू चाराना अठाना एवं छोटा मोटा मैसेज ब्रेन तक इतना आसानी से नहीं पहुंचेगा अनलेस एंड अनटिल वो मैसेज या फिर वो सरकमस्टेंसेस, वो हालात कुछ ऐसे हो कि सही में ब्रेन तक पहुंचना चाहिए और सही में ब्रेन की परमिशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे तू मेरा लेक्चर सुनता है, सो मेरे जो शब्द हैं तेरे कानों के माध्यम से, ओके, कहीं ना कहीं थैलेमस से होते हुए, ओके, सो मेरे वर्ड्स भी है ना ऊपर की तरफ जा रहे थैलेमस से होते हुए। एट द सेम टाइम तू मुझे देख भी रहा है, सो विजन भी, ये मेरे शब्द, अवस्थी सर क्या सिखा रहा है, अवस्थी सर कैसा दिख रहा है, उसने क्या पहना है, वो कैसे मूव कर रहा है, तो विजन का भी स्टिमुलस जा रहा है, ऑडिटरी स्टिमुलस, सुनने वाला स्टिमुलस भी जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ तू जिस कमरे में बैठा है उस कमरे में जो पंखा या एसी चालू है उसकी हवा भी लग रही है, तो स्किन का भी स्टिमुलस जा रहा है, राइट? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे ही समझो तुमने जो कपड़ा पहना है वो कपड़ा तुम्हारे स्किन को टच कर रहा है, सो उसका भी तो एक स्टिमुलस जा रहा है। सो अब इस तरह से बहुत सारे स्टिमुलस जा रहे हैं। एक मैसेज जा रहा है थैलेमस से जो ऑडिटरी मैसेज है, जो अवस्थी सर के शब्द है। दूसरा स्टिमुलस जा रहा है विजन वाला कि अवस्थी सर कैसे मूव कर रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या पहना है, किस तरह से वो नजर आ रहा है। अब ये दोनों संदेश, क्योंकि तू लेक्चर अटेंड कर रहा है, तेरा सेरिब्रम ऑलरेडी जानता है, वॉलेंटरी मर्जी के अनुसार वो जानता है अब मैं लेक्चर पे ध्यान दे रहा हूं। सो उसके अनुसार थैलेमस क्या करता है, अवस्थी सर के शब्दों वाले स्टिमुलस को और अवस्थी सर के विजुअल वाले स्टिमुलस को जाने देता है। यानी ये वॉचमैन जानता है अब लेक्चर की बारी है और सेरिब्रम का पूरा ध्यान लेक्चर पर है। सो जैसे ही ये वॉचमैन को 2 एंट्री मिलता है, एक जैसे ही मैसेज आया तो वॉचमैन उसको रोकता है, बोलता है कौन है तू? तो बोलता है मैं कान से आया हूं, अवस्थी सर के शब्दों को लाया हूं। सो वॉचमैन बोलता है हाँ अवस्थी सर अच्छा बायो टीचर है, मस्त बायो सिखाता है, ब्रेन के बारे में ही सिखाता है, जा तू ऊपर, ताकि तेरा मैसेज सेरिब्रम तक जाएगा, सेरिब्रम कुछ सीखेगा। फिर दूसरा मैसेज आता है, उसको भी रोकता है, तू कौन है? चलो आईडी कार्ड दिखाओ, नाम दिखाओ अपना। तो बोलता है कि मैं आईज से आया हूं, मैं अवस्थी सर के विजुअल वाले मैसेज को लाया हूं। तो थैलेमस इसको भी अलाउ करता है। अब उसी टाइम पे समझो एक और मैसेज आया, समझो द फील ऑफ योर क्लॉथ। अब लेक्चर चालू है, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर चालू है, द फील ऑफ योर क्लॉथ, वो मैसेज आता है। तो थैलेमस उसको रुकाता है, बोलता है रुको, थाम बा, चल बाजू में आ।
आईडी कार्ड दिखा, तो बोलता है मैं स्किन हूं। तो बोलता है क्या काम है, बोलता है मैं ब्रेन को एहसास दिलाना चाहता हूं कि आज जो मैंने कपड़ा पहना है एकदम सॉफ्ट मुलायम है। अब थैलेमस के सामने तीन मैसेज है, एक अवस्थी सर के शब्द, एक अवस्थी सर का विजुअल, और एक स्किन जो बोलता है कपड़ा एकदम मुलायम है। अब अगर लेक्चर की बारी है, लेक्चर के हालात के अनुसार सोचे, तो थैलेमस शब्दों को और विजुअल को जाने देगा, पर ये स्किन को रोक लेगा ना, बोलेगा फालतू मैसेज क्या लेके जा रहा है ब्रेन के पास, सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, तू इधर ही रुक, तेरा मुलायम कपड़ा तेरे पास ही रख, तू ही एंजॉय कर। इसीलिए जब लेक्चर चालू होता है ना, तो हमने क्या कपड़ा पहना है, वो कितना मुलायम है, वो सब पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि थैलेमस सिर्फ रिक्वायर्ड स्टिमुलस को ही सेरिब्रम तक भेजता है और ऐसे मैसेजेस को रोक लेता है। यानी लेक्चर के टाइम अगर मैं बेंच पे भी टेक कर बैठा हूं, तो बेंच कितना कड़क है, कितना नरम है, ये सब फील भी हमको एहसास नहीं होता है, हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं आता है, क्योंकि थैलेमस उसको रोकता है। सर बट अभी आप जब पढ़ा रहे थे तो मैंने तो फील किया मेरा कपड़ा कितना सॉफ्ट है, तूने वो क्यों फील किया, क्योंकि जब तक वो स्किन से संदेश जा रहा था ना, तब तक तेरे थैलेमस ने उसको अलाउ नहीं किया, पर वही स्किन का टच वाला सेंसेशन को अवस्थी सर ने ऑडिटरी सेंसेशन अपने शब्दों में कवर किया ना। सो शब्दों वाला लेक्चर के दौरान शब्दों वाला मैसेज तो जाएगा, तो ब्रेन फिर स्किन को मैसेज देगा कि अवस्थी सर कपड़े की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से स्किन को मैसेज मिलेगा, तो स्किन उसको फील करेगा और ब्रेन को बताएगा, तो एहसास होता है अरे हाँ कपड़े का भी फीलिंग आ रहा है। गजब है कॉन्सेप्ट, गजब है बायो, गजब है अवस्थी सर, गजब है तू, गजब है पूरा बायो परिवार, यो परिवार। सो इस तरीके से ना थैलेमस काम करता है। अच्छा, अब उसको रिले सेंटर और गेट कीपर क्यों बोला है, बिकॉज ऑल सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट olfactory, all sensory impulses except olfactory passes through thalamus. सारे के सारे सेंसेशन वाले संदेश थैलेमस से होकर गुजरते हैं, सिवाय ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल। स्मेल का तो अलग ही शॉर्टकट रास्ता है। स्मेल अराइजेस फ्रॉम द बैक ऑफ द नोज, फ्रॉम द नर्व फाइबर्स, वहां से ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और फिर टेम्पोरल लोब में जाके खत्म हो जाता है। सो स्मेल वाला सेंसेशन यहाँ रुकता नहीं है, इसलिए हम कुछ भी सूंघते हैं ना, हमको तुरंत एहसास हो जाता है। यानी हम कितना भी लेक्चर में ध्यान दे रहे हैं, तो कपड़े का फील जो है, ये स्किन का जो सेंसेशन है, वो सब का इतना ध्यान नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि थैलेमस उन सारे संदेश को रोक सकता है। तू फालतू मैसेज है, तू रुक जा, तू भी फालतू मैसेज है, तू रुक जा, और लेक्चर चालू है, हाँ तू वर्ड्स है, तू टीचर के शब्द है ना, कान से आया ना, ईयर से आया, तू जा ऊपर, तू विजुअल है ना, तू भी जा ऊपर। तो फालतू मैसेज को रोकता है। बट इस दौरान अगर कोई स्मेल आ जाए, समझो तुम्हारे किसी दोस्त का पेट खराब है और क्लास में स्मेल आ जाए, सो ना चाहते हुए भी तुम्हारा ध्यान जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी इंपल्सेस पासेस थ्रू द थैलेमस। सो स्मेल क्या है ना, डायरेक्टली जाता है, इसलिए स्मेल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलेंट है। दूसरी बात, रुमाल ले लो, 2 बूंद क्लोरोफॉर्म डालो, दोस्त को सूंघाओ, दोस्त उधर ही 180 हो जाएगा। 180 यानी 180 डिग्री, मैथ्स पढ़े हो ना, ज्योमेट्री, फ्लैट हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म वाला संदेश थैलेमस पे रुकता नहीं है। स्मेल वाला सेंसेशन थैलेमस पे रुकता नहीं कि थैलेमस बोलेगा अच्छा तू बेहोश करने आया, तू रुक जा। नहीं नहीं नहीं, स्मेल एक्सेप्शन है बेटा, वो डायरेक्ट जाता है ब्रेन में और सीधा ब्रेन को एनेस्थेटाइज कर देता है बेटा। सो स्मेल अपने आप में बहुत ही पावरफुल उकसाने वाला स्टिमुलेंट है, और इसीलिए जब पेशेंट को फीट्स आता है ना, लोग उसको चप्पल सूंघाते हैं। ओके राइट, बट ये गलत तरीका है, दिस इज एन इंसल्ट टू द सफरिंग, क्योंकि उकसाने के और भी रास्ते हैं, और फीट्स की जो मेन जड़ है उस हिसाब से दवाई चालू करना चाहिए। चप्पल सूंघाना, कांदा सूंघाना गलत बात है। बाय द वे कांदा बहुत महंगा हो रहा है, तो फालतू वेस्ट मत करो, सेव कांदा। सामाजिक ज्ञान, सामाजिक मैसेज। ओके, सो ये तो हो गया थैलेमस के बारे में। नेक्स्ट, all parts of the brain are
connected to each other through RAS. सर अब ये RAS क्या है? So RAS stands for reticular activating system. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स ओके विच इज प्रेजेंट इन द थैलेमस. ये कुछ नसों का है ना नेटवर्क है, झुंड है जो थैलेमस में प्रेजेंट होता है. अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिक्यूलर और रेटिक्यूलम ऑलवेज मींस नेटवर्क. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम थैलेमस के वो धागे हैं, वो न्यूरॉन्स, वो फाइबर्स का नेटवर्क है जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है. और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के हिसाब से ही हमारा कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन का बेस्ड है बेटा. कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करना. बहुत से लोगों की शिकायत होती है सर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ. बहुत से लोगों की शिकायत होती है सर कितना भी कुछ भी हो जाए पर मेरा एक दोस्त है जब वो पढ़ने बैठता है ना तो बहुत जबरदस्त कॉन्सेंट्रेट करता है. अब कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे बेस्ड है? ये बेस्ड है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कुछ नई बात नहीं है. ये मान के चलो दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, उनमें से कुछ न्यूरॉन्स के नेटवर्क को है ना RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो थैलेमस में से गुजरते हैं और दिमाग के अलग अलग हिस्सों को आपस में कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल समझो कल तुम्हारा एग्जाम है, बहुत जरूरी, बहुत बड़ी एग्जाम है, तो तुम पढ़ाई कर रहे हो. बाजू में जो पड़ोसी है उसका शादी है, उधर ढोल बज रहा है, ढिंगी 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 ढिंगी. तुम पढ़ाई कर रहे हो. अब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो विजुअल स्टिमुलस तुम्हारे सेरिब्रम तक जा रहा है. बाजू में जो ढोल बज रहा है ऑडिटरी स्टिमुलस, विजुअल के साथ साथ ऑडिटरी स्टिमुलस भी जा रहा है. अब क्योंकि कल एग्जाम है, सेरिब्रम का प्लानिंग, जजमेंट और फ्रंटल लोब जानता है कल एग्जाम है तो अपने को प्लान करना पड़ेगा, उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा. तो सेरिब्रम थैलेमस को, वॉचमैन को बोल के रखता है कल एग्जाम है. सो ये थैलेमस क्या करता है ना कि विजुअल मैसेजेस को, जो मैं देख रहा हूं, डायग्राम देख रहा हूं, विजुअल मैसेजेस को अलाउ करता है. बाजू में जो ढोल नगाड़ा ये सब बज रहा है, बैंजो, ऑर्केस्ट्रा सब बज रहा है ना, वो जो कानों के माध्यम से जो मैसेज आता है ना, थैलेमस उसको रोक लेता है. तब जाके हम ये बोलते हैं सर मेरा एक दोस्त है वो जब पढ़ता है ना तो बाजू में ढोल भी बजाओ ना तो फिर भी उसका कंसंट्रेशन लगा रहता है. क्यों? क्योंकि उसके थैलेमस का जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों को जोड़ रहा है, वो पढ़ाई से संबंधित मैसेजेस को ही दिमाग के अलग अलग हिस्सों तक भेजता है. अब ये जो ढोल ताशा बज रहा है ना उसको नहीं भेजेगा. इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन. ये समझा? बट ये डिपेंड करता है हम सब के, क्योंकि सब लोगों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है पर सबका दिमाग और सबका दिमाग का काम करने का तरीका तो एक ही है ना. हाँ, ये डिपेंड करता है हाउ सीरियस यू आर अबाउट दैट एग्जाम. अब तेरा सेरिब्रम अगर ये बोलता है मुझे वो एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, मुझे वो नहीं बनना है जो उस एग्जाम के थ्रू बनवाया जाएगा, वो एग्जाम मेरे लिए जरूरी नहीं है. तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना जिनका सेरिब्रम ये जानता है, सो इट्स लाइक कि अब ये बॉस खुद ही अपने वॉचमैन को बोलेगा ठीक है जिसको भेजना है भेज. सो ये जब पढ़ रहे हैं तो विजुअल मैसेज तो जाएगा, उसके साथ साथ अगर इनको इंटरेस्ट ही नहीं है उस एग्जाम में, इफ दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, तो कैसा होगा कि बाजू में जो ढोल ताशा नगाड़ा ये सब बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा बैंजो बज रहा है ना, वो आवाज भी जाएगा इसके कान के थ्रू. तो इसका सेरिब्रम ये भी पढ़ भी रहा है, वो आवाज भी सुन रहा है, ढिंगी 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 ढिंगी, नाचने में लगे ढिंगी 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 ढिंगी. राइट? फिर हम बोलेंगे अरे कैसा बच्चा है, कल परीक्षा नाच रहा है ये. फिर हम बोलते हैं ये ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है. फिर हम कहते हैं इसका कंसंट्रेशन कमजोर है. क्यों? क्योंकि इसका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये नेटवर्क क्या करते हैं ना, ये सिर्फ नसों के माध्यम से संदेश को ऊपर भेजते हैं, पर कौन से संदेश को भेजना है, कौन से संदेश को नहीं भेजना है, ये थैलेमस तय करता है. और थैलेमस को मेन ऑर्डर कौन देता है? सेरिब्रम. और सेरिब्रम का जो विल वाला पावर है, ओके, जो प्लानिंग वाला सेक्शन है, वो ये डिसाइड करता है कि वो एग्जाम मेरे लिए कितना जरूरी है. सो अगर मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूं और सीरियस हूं तो मेरा कंसंट्रेशन बना रहेगा. ये समझा बेटा?
चलो आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ओके, विच इज कनेक्टेड विद थैलेमस. अब चलते हैं डायनसेफेलॉन के तीसरे पार्ट की तरफ. पहला पार्ट था एपिथैलेमस, दूसरा पार्ट थैलेमस. अब आए तीसरे पार्ट पे, दैट इज हाइपोथैलेमस. Hypothalamus is nothing but it is the floor of diencephalon. नेक्स्ट समझो फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है, यानी डायनसेफेलॉन का नीचे वाला हिस्सा. अब यहां से एक स्टॉक लटक रहा है जो इसको नीचे ग्लैंड से कनेक्ट करता है. नीचे जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस. और पिट्यूटरी ग्लैंड को टाइटल दिया गया है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. सर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब समझो ये डब्बा पूरा डायनसेफेलॉन है, ये साइड्स वाले पार्ट थैलेमस, ये एपिथैलेमस, और ये जो फ्लोर है हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस से जो स्टॉक लटक रहा है उसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम. अब ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करने वाले स्टॉक को क्या बोलते हैं, तो इनफंडिब्यूलम बोलते हैं. इनफंडिब्यूलम क्योंकि पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस है, इसलिए इनफंडिब्यूलम इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइशियल स्टॉक. हाइपोफाइशियल स्टॉक. ओके, इतना याद रखना है. अच्छा, दूसरी बात ये याद रखो कि हाइपोथैलेमस में बहुत ही ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई है. इट हैज रिच ब्लड सप्लाई, ये शॉर्ट में लिखा बेटा. और वहां पर जो ब्लड वेसल्स है उसका नाम है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेसल्स. सो वहां जो खून की नस है उसका नाम है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेसल्स. सर इतना बड़ा नाम क्यों रखा? सिंपल, हाइपोथैलेमो क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस से शुरू हो रही है. और हाइपोफाइशियल क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस. सो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेसल्स. अब पोर्टल का मतलब क्या होता है? पोर्टल का मतलब ये होता है, पोर्टल यानी वो ब्लड वेसल्स which starts as capillaries and ends as capillaries. इतना याद रखो, जिसकी शुरुआत कैपिलरी के तौर पे होती है और ये खत्म भी कैपिलरी के तौर पर ही होता है बेटा. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. लिया बेटा? आगे अब नेक्स्ट ये याद रखो कि हाइपोथैलेमस के इंफीरियर सरफेस पे नीचे की तरफ
क्या मिलेगा? ऑप्टिक कायस्मा मिलेगा। ऑप्टिक कायस्मा, कायस्मा का मीनिंग होता है क्रॉसिंग ओवर बेटा। यानी ये कैसा है कि समझो अगर हम इस तरफ को देख रहे हैं तो ये हमारी दोनों आंखें हैं बेटा। ओके, अब आंखों से जो नस निकलती है ना वो सीधा ब्रेन के पास नहीं जाती, वो दोनों नस क्रॉस होती है बेटा। ओके, और फिर ब्रेन की तरफ बढ़ती है। तो ये जो क्रॉसिंग होता है ना इसको बोलते हैं ऑप्टिक कायस्मा, वेयर कायस्मा मींस क्रॉसिंग ओवर एंड ऑप्टिक मींस रिलेटेड टू आईज। जैसे चश्मे की दुकान को हम लोग ऑप्टिकल शॉप या फिर ऑप्टिक्स बोलते हैं बेटा। ओके राइट। सो हाइपोथैलेमस के नीचे के सरफेस पे ऑप्टिक कायस्मा मिलेगा एक, और दूसरा वहां पर एक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलते हैं मैमिलरी बॉडी, जो कि सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। तो ये मैमल्स का एक यूनिक फीचर है, स्पेशल फीचर है। सर ये मैमिलरी बॉडी का काम क्या है? सो इट इज कंसर्न्ड विद रिकलेक्टिव मेमोरी। कुछ भी रिकलेक्ट करना, जो पढ़ा है उसको दोबारा याद करना। जैसे अगर 5 साल पहले अगर मैं किसी से मिला, वो अचानक से मुझे वापस से सामने दिख गया तो मैं याद करता हूं, अरे हाँ मैंने रिकलेक्ट किया। सो रिकलेक्टिव मेमोरी का पूरा फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय मैमिलरी बॉडी। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस का और क्या फंक्शन है? सो हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मीन्स to maintain internal equilibrium of the body, to maintain internal equilibrium of the body, यानी शरीर का अंदरूनी बैलेंस को बनाए रखना। बाहर पर्यावरण में कितना भी बदलाव हो पर शरीर के अंदर जितने भी पैरामीटर्स है उसको स्थिर रखना, उसको बैलेंस्ड रखना। सो बाहर का टेम्परेचर बढ़े या कम हो पर बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। बाहर का प्रेशर बढ़े या कम हो, हवा फ्लो हो, विंड्स आर ब्लोइंग और नॉट ब्लोइंग, बारिश हो या ना हो, पर बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। बॉडी के अंदर जो पीएच है उसका वैल्यू मेंटेन रहना चाहिए। जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल रहना चाहिए, पल्स रेट नॉर्मल रहना चाहिए, केमिकल्स का लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। सो बदलते पर्यावरण के हालातों के अगेंस्ट जाके शरीर के अंदरूनी इक्विलिब्रियम को बनाए रखना, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस। और ये होम्योस्टैसिस कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इनवॉलेंट्री बिहेवियर। वो बिहेवियर जहां हमारा ध्यान ना जाता हो पर अनजाने में हम उस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सब का सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस आल्सो प्रोड्यूसेस 2 हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से पहले हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन बिकॉज जब बच्चा पैदा होता है, ओके, सो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है। और यूट्रस के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मदर को बहुत तेज दर्द उठता है, उसको बोलते हैं लेबर पेन। और इस लेबर पेन के अनुसार बच्चा पैदा हो पाता है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा काम है कि फीमेल्स के ब्रेस्ट के अंदर, फीमेल्स के मिल्क ग्लैंड्स के अंदर से मिल्क रिलीज करवाने का काम। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे मिल्क रिलीज करवाने का काम किसका है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। सो मिल्क को रिलीज करवाएगा, बच्चे को रिलीज करवाएगा, यानी बच्चे का जन्म करवाएगा। और तो और ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन।
प्यार दीवाना होता है, दीवाना नहीं होता है, प्यार ऑक्सीटोसिन होता है। ओके, इट इज लव हार्मोन। इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट, यू कैन राइट डाउन लव हार्मोन, यू कैन गूगल इट, रीड अबाउट इट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पोस्ट इट इनटू द कमेंट सेक्शन, और यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, दूसरा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है उसका नाम है एडीएच। एडीएच, एडीएच सर मसाला है? नहीं, हार्मोन है। एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मींस अगेंस्ट, डाई मींस डबल, यूरेटिक यानी यूरिन। हमारे बॉडी से डबल यूरिन पास नहीं होना चाहिए। डबल यूरिन यानी डबल पानी बर्बाद होगा, सो उसके खिलाफ है ये हार्मोन। इसलिए एडीएच का काम क्या है? एडीएच हमारे शरीर में इट कंजर्व्स वाटर, पानी की बचत करता है। पानी की बचत कैसे करेगा? किडनी में जितने भी उसके सेल्स हैं नेफ्रॉन, ओके, जो सब पानी यूरिन में वेस्ट कर देंगे, यूरिन के माध्यम से बाहर फेंक देंगे, उस पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा। तो ये क्या करता है? इट विल रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द किडनी एंड इट विल सेव दैट वाटर फॉर द बॉडी। ओके, अच्छा, इसी एडीएच का दूसरा नाम है, इसका एक और नाम है वेसोप्रेसिन। अब इसका नाम वेसोप्रेसिन क्यों रखा है? क्योंकि वेसो का मतलब होता है वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स, और प्रेसिन यानी टू कंस्ट्रिक्ट। तो ये क्या करेगा ना, समझो ये ब्लड वेसल का नॉर्मल डायमीटर है, तो उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, यानी उसके डायमीटर को छोटा कर देगा। सर ये करने से क्या होता है? इसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है बेटा, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सर फिजिक्स सिखा रहा है, अमेजिंग। चुप रहे, फिजिक्स नहीं सिखा रहा। अवस्थी सर सिर्फ बायो से प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता, लॉयल है, ईमानदार है अपने प्यार को लेकर। अब प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ देखो ना, पहले ब्लड वेसल के अंदर इतना एरिया था, अब ये एरिया कम हुआ ना बेटा, अंदर का एरिया, तो एरिया अगर कम होएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए वेसोप्रेसिन के हिसाब से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इतना याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू शायद आ जाए कि हम जिस हार्मोन मेलाटोनिन की बात कर रहे थे, जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एक और एमसीक्यू ये याद रखो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम भी बहुत सारे नर्व फाइबर्स का बना है, इसलिए इसका डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे इट इज कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट। ओके, और इसमें कौन से टुकड़े आपस में जुड़े होते हैं? तो इसमें थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस के दो हिस्से। हाइपोथैलेमिक कौन से हिस्से? एक हिस्से का नाम है एमिगडेला, एमिग जी तक, एमिगडेला एंड हिप्पोकैम्पस। ये सब ना दिमाग के अलग अलग टुकड़ों का नाम है जो एडवांस्ड न्यूरोलॉजी में आता है। अभी फिलहाल इतना याद रख, हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला हाइपोथैलेमस का हिस्सा है बेटा। सो एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, एपिथैलेमस और थैलेमस को जोड़ने वाले नसों के जो फाइबर्स होते हैं, उनका जो झुंड है, उनका जो नेटवर्क है, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। और ये लिम्बिक सिस्टम क्या करता है? दिस लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स इमोशंस एंड रिएक्शंस। अब इमोशंस एंड रिएक्शंस में कौन से इमोशन और रिएक्शन को ये कंट्रोल करता है? तो रेज यानी गुस्सा, खुश होना यानी प्लेजर, ओके, उत्तेजित होना यानी एक्साइटमेंट, एंड सेक्सुअल बिहेवियर।
तो ये सब का सब लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों की, जब भी हमको गुस्सा आता है ना, ये सब लिम्बिक सिस्टम के हिसाब से होता है। और गुस्सा करना बुरी बात। आज के लेक्चर में से अवस्थी सर का एक ज्ञान याद रखो, किल योर एंगर बिफोर इट किल्स यू। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी को गुस्सा है ना, तो उसको बोलने का ए कंट्रोल योर लिम्बिक सिस्टम, तो और गुस्सा हो जाएगा। बोलेगा एक तो मैं गुस्सा हूं, ऊपर से तू बायोलॉजी में गाली दे रहा है, तो बोलने का क्षमा करो, माफ करो प्रभु, गाली नहीं दे रहा हूं, तुमको बायो सिखा रहा हूं। गुस्सा होता है लिम्बिक सिस्टम के हिसाब से। ओके, सो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स इमोशंस एंड रिएक्शंस, उसमें ये सारे इमोशंस को वो कंट्रोल करता है। अच्छा, और तो और लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी बिहेवियर। ओके फाइन। अच्छा, अदर देन दैट हाइपोथैलेमस के टर्म्स में, ओके, ये तीन फंक्शन याद रखो। चौथा फंक्शन ये याद रखो कि हाइपोथैलेमस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट। देखो एकदम शॉर्ट में लिख दिया बेटा, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और तो और हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स अवर हंगर, thirst. It can control our hunger and thirst because it has satiety center. satiety यानी संतुष्ट। मैं तुमसे लेक्चर के शुरुआत में यही कह रहा था, जब तुम खाना खाते हो ना, और जैसे तुमने खाने का आखिरी निवाला खाया और स्टमक पूरी तरह से एक्सपांड हो गया, तो स्टमक के ऊपर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, वो डिटेक्ट कर जाते हैं अब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। सो नसों के माध्यम से कहीं ना कहीं ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं, और ब्रेन में खास करके डायनसेफेलॉन में उसका फ्लोर हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के अंदर एक हिस्सा है जिसको सेटाइटी सेंटर बोलते हैं। वो सेटाइटी सेंटर एक्साइट होता है कि अरे मेरे को मैसेज क्यों आया, हाँ, यानी स्टमक पूरी तरह से एक्सपांड हो गया है। तब सेटाइटी सेंटर ब्रेन में ये रजिस्टर करता है अब हम संतुष्ट हो गए। सेटाइटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अब संतुष्ट मतलब अब हमको और खाना नहीं खाना चाहिए। सो इस तरह से ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर ब्रेन है ना वापस से ऐसे मैसेज भिजवाता है हैंड्स को, ओके, कि बस अब थाली से एक और लड्डू मत उठाना, हम संतुष्ट हो चुके हैं। ये समझा बेटा? सो हमारा प्यास, हमारा भूख, ये सब भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बेटा। अच्छा, अब कुछ लोगों में सेटाइटी सेंटर का गड़बड़ होता है, मैं सिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, अब सेटाइटी सेंटर के गड़बड़ में व्हाट यू आर सपोज टू नो इज, दो होमवर्क देता हूं बेटा तुझे, ओके, जो मैं यहां लिख देता हूं। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज एनोरेक्सिया एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट इज बुलिमिया। मैं बेसिक आइडिया दे के रखता हूं। एनोरेक्सिया वो कंडीशन है जहां पेशेंट को भूख ही नहीं लगती, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया कुछ खाता ही नहीं। बुलिमिया वो कंडीशन है जहां पेशेंट बहुत खाना खाता है, और ये सब सेटाइटी सेंटर के गड़बड़ के हिसाब से। किसी का सेटाइटी सेंटर हद से ज्यादा काम करेगा तो आसानी से संतुष्ट हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती। किसी का सेटाइटी सेंटर अगर काम ही नहीं कर रहा है, उसके न्यूरॉन्स मर गए, डैमेज हुए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसको बहुत भूख लगती है। इनफैक्ट बुलिमिया में हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट को ऑपरेट किया है जहां पेट फाड़ने के बाद उनके पेट से ऐसा टूथब्रश निकला है, बड़े से बड़ा ऐसा आयरन का रॉड, ओके, छोटा छोटा हथौड़ी, ये वो ऐसे सब फालतू की चीजें, डे टू डे लाइफ की चीजें, चाबी, कंगा, कोम, ये सब निकला है। सर ऐसा कैसे? पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट जो होते हैं ना, ओके, जिनका मानसिक परिस्थिति सही नहीं होती है, उसके साथ साथ अगर उनको बुलिमिया हो जाए तो वो हद से ज्यादा खाते हैं। तुम मानोगे नहीं, वो ऐसा रुमाल लेके खा जाएगा, टूथब्रश खा जाएगा, पेट में जाता है। फिर एक्सरे कराते तो पता चलता है कि अरे इतना सारा गड़बड़ है। फिर ऑपरेट करके ये सारे के सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को निकाला जाता है बेटा। ओके, सो ये होता है एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया। इसके बारे में और रीड करना बेटा, बहुत धमाकेदार टॉपिक है। अच्छा, शायद तुमको ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि लिम्बिक सिस्टम इमोशंस के अलावा और क्या क्या कंट्रोल करता है। सो इमोशंस के अलावा इट विल ऑल्सो कंट्रोल मेमोरी, यानी याददाश्त, and it also controls motivational drive. So जब भी हम लोग प्रोत्साहित होते हैं
ओके, मोटिवेट होते हैं, वो सब का सब लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, फाइन। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां एक्चुअली ये देखेंगे तो हमने सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ा है, डायनसेफेलॉन। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरिब्रम का एक अलग लेक्चर बनाया था। अब इस लेक्चर में सिर्फ डायनसेफेलॉन पढ़ा है। सो आज डायनसेफेलॉन का हो गया स्वाहा, इस डायन चुड़ैल का हो गया स्वाहा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन सिखाऊंगा। टिल देन ये सारे के सारे पॉइंट्स का ना नोट्स बनाओ, उसके बाद अपना टेक्स्ट बुक रीड करो, कॉन्सेप्ट को एंजॉय करो, मजा करो, मन लगा के पढ़ते रहिए। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।